हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। जेई की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है कि नहीं। चलो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 7 में बच्चों पढ़ने वाले हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलराइट, तो चलिए सोचिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया एक ऐसा इक्विलिब्रिया होता है जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं, यानी एन इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग reactants and products in different phases, reactants and products in different phases। फर्क क्या होता है फिजिकल स्टेट एंड फेज में, कि कई बार फिजिकल स्टेट सेम रहती है लेकिन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो उन्हें डिफरेंट फेज कंसिडर किया जाता है और ऐसे इक्विलिब्रिया को हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की कैटेगरी में ही लेते हैं। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 में जा रहा है। यहाँ पे सॉलिड गैस का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो गया। यहाँ पे फिजिकल स्टेट अलग अलग है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास NH4HS सॉलिड है, अमोनिया गैस एंड H2S गैस, अगेन सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रिया हो गया ये। ऐसे ही हमारे पास HgO सॉलिड है, चेंजिंग इनटू Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, ये लिक्विड सॉलिड एंड गैस का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। H2O लिक्विड चेंजिंग इनटू H2O गैस, दिस इज अनदर फेज इक्विलिब्रिया एक्चुअली, अलग अलग फिजिकल स्टेट में है H2O गैस। ऑलराइट, कार्बन ग्रेफाइट चेंजिंग इनटू कार्बन डायमंड, ये देख के थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन ये है एक प्रकार का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हालांकि ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं इसलिए इनको डिफरेंट फेज कंसिडर किया जाता है। समझ गए बच्चों। तो ग्रेफाइट और डायमंड एक प्रकार के डिफरेंट फेज में होते हैं और डिफरेंट फेज में होने की वजह से इनका जो कंसिडरेशन है इक्विलिब्रिया के रिस्पेक्ट में वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। ऑलराइट, अंडरस्टूड बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं वो सब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के एग्जाम्पल हैं। स्पेशल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है वो ये देख सकते हैं आप, किसी भी सब्सटेंस की दो एलोट्रोपिक फॉर्म इवन इफ फिजिकल स्टेट्स आर सेम आर कंसिडर्ड टू बी हेट्रोजीनियस, क्योंकि उनकी अलग अलग स्टेट की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ग्रेफाइट का डेंसिटी अलग है, ग्रेफाइट का कंडक्टिंग पावर अलग है, डायमंड का डेंसिटी अलग है। तो इस तरह से ग्रेफाइट डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करने की वजह से दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फेजेस, देयरफॉर सच एन इक्विलिब्रिया इज टेकन एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ऑलराइट बच्चा लोग, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं मेंशन कर दूं बच्चों, कि जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बताया था, while writing KP and KC, pure solid and pure liquid are not coming into picture. Pure liquid terms do not appear in the expression of KP and KC, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती हैं, वो KP और KC के एक्सप्रेशन में नहीं आते। यानी अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस का KP लिखना है तो क्या लिखोगे आप, प्रेशर ऑफ CO2। KC लिखना है तो क्या लिखोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ऑलराइट, यानी कि जो सॉलिड कंपोनेंट था वो कंप्लीटली पिक्चर से बाहर। ऐसे ही NH4HS सॉलिड है, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। अगर आप यहाँ पे KC लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, KP लिखोगे, ये KC था, KP लिखोगे प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू प्रेशर ऑफ H2S, यानी यहाँ पे जो NH4HS सॉलिड था वो कंपोनेंट इज नॉट कमिंग इनटू पिक्चर। ऑलराइट, चाहे वो KP लिखो, QP लिखो, KC लिखो, QC लिखो, कभी भी सॉलिड कंपोनेंट एंड प्योर लिक्विड कंपोनेंट पिक्चर में नहीं आते हैं। और इसी वजह से होता क्या है, नंबर 2, ऑन एडिशन ऑफ, ये बात हमने लीचर प्रिंसिपल में भी आपको बताया था, ऑन एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंपोनेंट, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड कंपोनेंट इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल नॉट अफेक्ट।
equilibrium position will not be affected. All right, not be affected. equilibrium position पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड कंपोनेंट यदि आप डालते हो या निकालते हो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए इस पे बेस्ड. तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे NH4HS अमोनिया और H2S में डिकम्पोज हो रहा है. केवल NH4HS से रिएक्शन शुरू करी है एंड इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 1.2 atm दिया हुआ है, आपको Kp निकालना है. खूबसूरत सवाल है, इजी क्वेश्चन है. आपको पता है कि जितना भी अमोनिया और H2S बन रहा है वो NH4HS की ही देन है, NH3 गैस प्लस H2S गैस. ऑलराइट, अगर मैं मान लूँ इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया बच्चों? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बिकम्स 2P और वो दिया है 1.2, तो P कितना हो गया? 1.2 अपॉन 2 यानी कि 0.6. ऑलराइट, Kp निकालना है तो Kp सिंपली मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S. दिस इज 0.6 इंटू 0.6, 0.36 atm स्क्वायर. गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है जहां पे हमें टोटल प्रेशर की हेल्प से ये निकाल लेना है. अगर ये तो इत्तेफाक की बात है, यहाँ रेशियो 1:1 था इसलिए बराबर ले लिया. अगर मान लीजिए रेशियो 2:1 होता तो इसका प्रेशर टोटल प्रेशर का 2/3 हो जाता है कि नहीं है? इसका प्रेशर टोटल प्रेशर का 2/3 हो जाता, ये 1/3 हो जाता अगर इसके स्टोइशियोमेट्री 2:1 रही होती. तो अकॉर्डिंगली मतलब हम लोग क्वेश्चन में मैनिपुलेशन कर लेते हैं. ऑलराइट बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड NH4HS, सेम रिएक्शन बट इस बार जो डिकम्पोजिशन कराया है वो अमोनिया की प्रेजेंस में कराया है, यानी शुरुआत में अमोनिया हमने ले लिया है. ठीक है, तो NH4HS इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया जो कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहले से प्रेजेंट थी. व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2S आफ्टर इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. ओके, NH4HS सॉलिड है, शुरुआत में जो अमोनिया लिया है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑलरेडी मौजूद है. ओके, तो यहाँ पे अमोनिया हमारे पास पहले से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है. अब मान लो कि इस रिएक्शन के डिकम्पोजिशन से जो अमोनिया आ रही है वो X आ रही है. ऑलराइट, X आ रही है, तो अमोनिया का टोटल प्रेशर अब 2 + X हो गया और H2S का X हो गया. Kp हमें दिया हुआ है 3, तो Kp जो कि 3 है इसको मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू प्रेशर ऑफ H2S, तो 2 + X इंटू X इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है. यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, X की वैल्यू आ जाएगी 1. ऑलराइट, 1 atm. हमें बताना है इन ऑप्शंस में अमोनिया और H2S का प्रेशर कितना होगा. तो प्रेशर ऑफ H2S कितना हो गया? X ओनली, दैट इज 1 atm. एंड प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो गया? 2 + X यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 atm. ओके गाइस, तो आपका आंसर हो गया C. C इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ये बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन. सॉल्व करो आप. कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट below which it decomposes completely, required to establish an equilibrium in a 6.5 liter container for reaction. this reaction आपको गिवन है, आपको मिनिमम मास निकालना है ताकि कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए. सिंपल. देखिए आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा. हम इसको सॉल्व करते हैं. जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो ये तय बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 0.05 मोलर के बराबर होगी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 0.05 मोलर है तो क्या मैं लिख सकता हूं मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.05. ऑलराइट, मोल हम निकाल सकते हैं 0.05 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 6.5 लीटर. ओके, मोल ऑफ CO2 हमें पता चल गया. अब जरा सोचो, इतना मोल CO2 बनाने के लिए, इतना मोल CO2 बनाने के लिए हमें मिनिमम कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? इतना. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है. इससे ज्यादा ले लोगे तो भी इतना ही बनेगा,
कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा बच जाएगा, पूरा डिकम्पोज नहीं होगा। इससे कम ले लोगे तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमें मिनिमम कितना मोल CaCO3 रिक्वायर्ड है, जितना मोल CO2 इक्विलिब्रियम पे चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम, या यूं लिख लेते हैं मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दिस इक्विलिब्रियम। मोल ऑफ CaCO3 मिनिमम, वो भी यहां लिख देता हूं मिनिमम मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दिस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, और ये हमें दिया है 0.05 इंटू 6.5 मोल, पता चल गए, राइट। मास निकालना है, तो मास ऑफ मिनिमम मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड इज हाउ मच, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका 100 होता है, ये आपका 32.5 ग्राम आ जाएगा, है ना। मस्त क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा बच्चों, अगर आपने कभी भी 32.5 ग्राम से, इस पर्टिकुलर कंडीशन में 32.5 ग्राम से कम कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो पूरा डिकम्पोज होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यानी आपको इतने मोल CO2 नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, इससे ज्यादा ले लिया तो जरूर मिलेगा, पूरा डिकम्पोज नहीं होगा, कुछ बच जाएगा, केवल इतना ही डिकम्पोज होगा। ओके बच्चा, तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, solid ammonium carbamate dissociates to give ammonia and carbon dioxide as follows. At equilibrium, ammonia is added such that partial pressure of ammonia at new equilibrium equals to original total pressure at previous equilibrium. Calculate the ratio of total pressure now to the original total pressure. कैसे करेंगे? देखो, जो हमारा रिएक्शन है NH2COONH4 solid changing into 2 अमोनिया गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआत में मान लो कुछ प्रेशर अपन मान लेते हैं, ओरिजिनल टोटल प्रेशर इनिशियली हम मान लेते हैं P है। अगर ये P है तो क्या मैं कह सकता हूं ये 2/3P होगा और ये 1/3P होगा, क्योंकि जो भी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर डेवलप हुआ है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, और जितना मोल CO2 बनेगा उसका ट्वाइस मोल अमोनिया बनेगा। तो जितना प्रेशर CO2 का इक्विलिब्रियम पे होगा उसका ट्वाइस प्रेशर अमोनिया का होगा। तो यदि टोटल प्रेशर P दिया हुआ है तो 2/3 अमोनिया के हिस्से में चला गया और 1/3 CO2 के हिस्से में चला गया। अब यहां से आप Kp लिख सकते हो, कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये हो जाएगा आपका 2P/3 का स्क्वायर इंटू P/3, तो ये हो जाएगा 4/27 P3। तो Kp तो फिक्स रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि अब हमने अमोनिया ऐड कर दिया है, अमोनिया इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर। ओरिजिनल टोटल प्रेशर कितना था, P। अब यही पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हो गया। यहां मैं मान लेता हूं कि अब H2S का जो CO2 का जो प्रेशर है वो X है, तो Kp कितना हो गया बच्चों, Kp इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू X, अमोनिया का स्क्वायर इंटू CO2, और ये हमें दिया है 4/27 P3, राइट। तो यहां से P स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां से P/X आ जाएगा आपका 27/4। निकालना क्या है आपको, निकालना है टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल प्रेशर एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, यानी कि P टोटल न्यू अपॉन P टोटल ओल्ड। P टोटल ओल्ड कितना है, P है, P टोटल न्यू हो गया P+X, और P/X मुझे पता है, तो सीधे क्योंकि मुझे केवल रेशियो निकालना है, सीधे मैं इस रेशियो को यूटिलाइज कर लूं बच्चों। ये हो जाएगा आपका P/X is 27/4, तो 27 + 4/27 विच इज इक्वल टू 31/27। ओके गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को ट्विस्ट करो और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो 31/27 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो सिंपली यहाँ पे मैंने Kp को इक्वेट करके, नए और पुराने इक्विलिब्रियम पे Kp को इक्वेट करके दोनों प्रेशर्स का रेशियो निकाल लिया है एंड देन टोटल प्रेशर्स का रेशियो निकाल लिया है। ऑलराइट बच्चा लोग, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने सीखा है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें। आई होप आप लोग को मजा आया होगा।
तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अनअकैडमी के लिए ये स्पेशल वीक है जहाँ पे पूरे सब्सक्रिप्शन फ़ी पे 10% का डिस्काउंट है, जिसकी लास्ट डेट है आज। ऑलराइट, 10th to 17th नवंबर तक ये चीज़ वैलिड है। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वो लोग इस स्पेशल डिस्काउंट को यूटिलाइज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं SD Sir Live, तो आपको अनदर 10% यानी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो इस ऑफर को यूटिलाइज करो। अनअकैडमी कॉम्बैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हर संडे 11 बजे होता है। इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप ऑफर करने वाला ये टेस्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है वो इसको इनरोल कर लें। इनरोलमेंट के लिए मेरा प्रोमो कोड अगेन यूज़ कर सकते हैं, SD Sir Live। ऑलराइट गाइस, तो इसको यूटिलाइज करके, इस प्रोमो कोड को यूज़ करके आप कॉम्बैट में रजिस्टर कीजिए एंड अपीयर होइए। बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारी स्कॉलरशिप इस पर मिलने वाली है। और अच्छी बात यह है इसके लिए कोई इनरोलमेंट फ़ी नहीं है। ऑलराइट बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।